नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स भी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 4 मेहमान हैं जो आज आपको रणनीति बनाने में मदद करेंगे। हमारे साथ जी चंद्रशेखर साहब हैं, स्टूडियो से जाने माने कमोडिटी एक्सपर्ट है। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट है, बीकानेर से। नवनीत दमानी है, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से। और दीपेंद्र शाह हैं, stevent.com से। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कमोडिटी मार्केट का आज का पूरा एक्शन समझ लेते हैं कि कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिख रहा है। नेचुरल गैस की चाल अगर आप देखें तो मार्च का वायदा 175 रुपए के नीचे आ गया है, जबकि नेचुरल गैस का अप्रैल का वायदा 190 रुपए के नीचे लुढ़क गया है। ये 3 से 4% तक की गिरावट आज के सत्र में दिख रही है और महीने भर में 23% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है। नामेक्स पर नेचुरल गैस $2 के बेहद करीब आ चुका है गिरकर। गोल्ड की वही बात करें तो यहां पर भी अब मुनाफा वसूली दिख रही है। 58,700 रुपए तक भाव आ गया है, करीब करीब 600 रुपए नीचे एमसीएक्स पर ट्रेड कर रहा है। 70,000 के नीचे चांदी है, यहां पर भी 500 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। बेस मेटल्स में चौतरफा बिकवाली यहां पर हावी है। क्रूड में हालांकि यहां पर तेजी दिख रही है, 5,800 रुपए के आसपास एमसीएक्स पर और $76 के आसपास ब्रेंट क्रूड का भाव है। एग्री मार्केट में धनिया में जबरदस्त गिरावट दिख रही है, 4 से 5% तक की बिकवाली यहां दिख रही है। 6,750 रुपए के नीचे आ गया है। जीरे पर भी आज दबाव है, 34,700 रुपए के करीब। हल्दी में भी गिरावट लगातार यहां पर दिख रही है, 6,850 के नीचे हल्दी का वायदा आ चुका है। ग्वार सीड और ग्वार गम इन दोनों ही काउंटर में तेजी है। वही मॉनसून को लेकर अपडेट यह है कि 30 और 31 मार्च को नॉर्थ इंडिया के उत्तर भारत के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर तेज बारिश और कई पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। स्काईमेट का अनुमान है कि कई ऐसे जिले हैं पंजाब के जहां पर ओलावृष्टि 30 और 31 मार्च को हो सकती है। हालांकि 1-2 दिन के ब्रेक के बाद फिर से अप्रैल के पहले हफ्ते में बारिश की स्थिति फिर से बन सकती है। कई जिले में, कई राज्य में नॉर्थ इंडिया के वहां पर फिर से बारिश हो सकती है। तो किसानों के लिए एक आफत की घड़ी है, क्योंकि हार्वेस्टिंग का टाइम है। फरवरी के महीने में और मार्च के महीने में जिस तरह से धूप निकली थी, जिस तरह की गर्मी बढ़ी थी, सबसे गर्म महीना था फरवरी का। उसके बाद मार्च के पहले 2 हफ्ते तक बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जिससे फसल पक के तैयार था। बहुत जगह हार्वेस्टिंग हो भी रही थी, कटाई का काम चल रहा था। उसके बाद ये आई बारिश ने कितना नुकसान किया है। चंद्रशेखर सर, क्या लग रहा है, कितनी नुकसान की खबर है ये? क्या करना चाहिए किसानों को? नुकसान कितना है उसका अनुमान अभी लग रहा है बहुत जल्दी होगा। ये तो तय है कि नुकसान है, तो इसका क्वांटिफिकेशन जो कहते हैं अब करना मुश्किल है, क्योंकि ये जो बेमौसम बरसात है वो जारी है और आगे जाकर के भी और 3-4 दिन 10 दिन में भी बरसात होने का संभावना है। मगर मैं ये मानता हूँ कि ज़रूर नुकसान हुआ है। एक फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, क्वांटिटी का नुकसान से ज़्यादा क्वालिटी का नुकसान, क्वालिटी में कमी आने का एक संभावना है। अब गेहूं को लीजिए, गेहूं सरकार का जो एस्टिमेट था वो था 1120 लाख टन का। मैं तभी भी नहीं मानता था, 1 महीना पहले भी, कि वो 1120 लाख टन का उत्पादन होगा। मैं 1040 से 1050 का ही मानते चला था और उससे भी अभी कम होने का संभावना है। मगर क्वांटिटी से भी बढ़कर क्वालिटी में दिक्कत आ सकता है। इसे हम कहते हैं लस्टर लॉस। तो उसमें जो चमक आती है, लस्टर है, वो कम हो जाएगा। और जब लस्टर लॉस होता है गेहूं में खास करके, उसका जो किसान को भाव जो मिलना चाहिए वो काफ़ी कम हो जाएगा मार्केट में, क्योंकि उसे खरीदने वाला ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे। तो लस्टर लॉस एक है क्वालिटी। दूसरा है मैं देखता हूँ कि जब क्वालिटी लॉस है और क्वांटिटी डैमेज भी है, तो इसके वजह से जो अच्छा क्वालिटी का माल है उसका भाव बढ़ जाएगा, और जो एवरेज या एवरेज से भी कम क्वालिटी का माल है उसका भाव घट जाएगा बहुत। यानी अच्छा क्वालिटी और एवरेज क्वालिटी का भाव में अंतर रहेगा, और इसमें इसके वजह से मार्केट्स में ज़रा डिस्टॉर्शन भी आ सकता है। ओके, तो ये असर हो सकता है यहाँ पर। लेकिन जीपी शर्मा साहब से हमने बात की थी स्काईमेट्स
के हैं, उन्होंने क्या कहा मॉनसून को लेकर, क्या स्थिति बन रही है और किन किन राज्यों में अगले 3 से 4 दिनों में बारिश की संभावना है, आइए सुन लेते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान ओलावृष्टि और तेज हवा चलने से, बारिश के साथ अगर ये दो चीजें हों तो उससे ज्यादा नुकसान कोई और चीज नहीं करती। इन दोनों के कारण काफी नुकसान हुआ है और राहत अभी नहीं है। हालांकि हाँ, आजकल दो परसों की बात करें, 2-3 दिन की, तो राहत जरूर है। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो अभी तक नहीं थी एक्टिव, अभी एक के बाद एक उनका आना जारी है। और अभी तो 2 दिन की बात करें तो 29 तारीख को एक और पश्चिमी विक्षोभ शुरू तो पहाड़ी इलाकों से होगा, लेकिन उसका असर मैदानी इलाकों में भी 30 तारीख से देखने को मिलेगा। 30, 31 हो सकता है 1 अप्रैल को भी। ये 2, 3, 4 दिन जो है, खासकर 2 दिन, और उन 2 दिनों में से 31 तारीख को जो लास्ट डे होगा मार्च का, उसमें मैं पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके साथ साथ इवन मध्य प्रदेश के जो उत्तरी भाग हैं, जिसमें ये आपका गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, ये सब क्षेत्र आते हैं, उनमें भी मौसम खराब हो जाने की संभावना रहेगी। ज्यादा प्रकोप उसका एक बार फिर से पंजाब, हरियाणा और उसके साथ भी जो उनके फुटहिल्स के तराई वाले क्षेत्र हैं, उसमें ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 31 तारीख को तो एक बार फिर से मुझे ओलावृष्टि की संभावना लग रही है। ओके चंद्रशेखर सर, अब अगला सवाल मेरा होगा, जिस तरह से 2023 में एग्री कमोडिटी की आप चाल देखें तो ज़्यादातर कमोडिटी में 10 से 15%, 20% तक की गिरावट दिखी है। जौ देखिए, अभी मौजूदा भाव 2300 के आसपास है, 24% 2023 में आ चुकी है गिरावट। हल्दी 17%, सरसों 15 से 20%, गेहूं में भी 14% की गिरावट आई है। लेकिन जिस तरह के बारिश की स्थिति बन रही है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, क्या वापस से तेजी आ सकती है एग्री कमोडिटी में? ओवरऑल क्या आपका आउटलुक है? क्या फिर से महंगाई का मौसम आ रहा है? इसमें 2 चीज हमें देखना है। एक तो पहले हमें अनुमान लगाना है क्रॉप डैमेज, क्रॉप लॉस, क्वालिटी लॉस कितना है। वो तय नहीं कर पाएंगे और उसके लिए 15-20 दिन, 2-3 हफ्ता तो लग जाएगा। उसके बाद ही हम डेफिनेट एक अनुमान लगा सकते हैं कि भाव का चाल क्या रहेगा। मगर मैं इतना तो ज़रूर मानता हूँ कि जो सरकार के आंकड़े आए थे उत्पादन के एस्टिमेट रबी फसल के, वो ज़रा सा ओवरस्टेटेड है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, गेहूं का हो या चना का हो या सरसों का भी हो, ये काफ़ी ओवरस्टेटेड है। आप इंडस्ट्री वालों से भी बात करिए, वो भी प्राइवेटली आपको ये बताएंगे कि वो नंबर्स ओवरस्टेटेड है। तो अब एक हमें रियलिस्टिक पिक्चर देखना है, तो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स ज़रा टाइट होने का संभावना है। इसके वजह से भाव में कोई बड़ा गिरावट हमें देखने को नहीं मिलेगा। we will probably have firm prices in the next few months. Yeah. दीपेन जी, आपसे मेरा सवाल चना और कॉटन को लेकर होगा। इन दो किसानों के कई सारे कॉलर्स भी है, हर कॉलर के सवालों के जवाब लेना बहुत मुश्किल होता है, तो इन दो जवाबों से उन लोगों को पता लग जाएगा कि प्राइस आने वाले समय में कैसा रहेगा। चने को लेकर एक लंबी सुस्ती के बाद अब धीरे धीरे तेजी दिख रही है, क्योंकि नाफेड की भी खरीदारी शुरू हो चुकी है और दूसरा एक्सपोर्ट नंबर्स भी बेहतर आ रहे हैं, बांग्लादेश के लिए एक्सपोर्ट हो रहा है। साथ ही अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी को लेकर चिंता हो गई है चने में। क्या लग रहा है चने के दाम आगे कैसे रहेंगे? साथ ही कपास को लेकर कई सारे किसानों का कहना है कि कब दाम बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने होल्ड कर रखा होगा माल को। जी गुड इवनिंग। सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि चना हो, उसके साथ साथ जो भी और पल्सेस हो, हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि हम बहुत ही अच्छे अगले 6 महीने में एंटर कर रहे हैं और जिसकी शुरुआत अभी ये मार्च अप्रैल से शुरुआत हो जाएगी। प्राइजेस में हमें स्लोली बट स्टेडीली एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी देखने मिलेगी। अगर आप मसूर की दाल और मूंग की दाल, उन सब के प्राइजेस, तुअर दाल के भी भाव अगर आप पता करेंगे पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में, तो स्टेडीली उसमें भी ग्रोथ आई हुई है। तो हमारा मानना ऐसा है कि जो भी पल्सेस है, चना है, इन सब में आपको अगले 6 महीने में अच्छे खासे प्राइजेस की अपवर्ड स्विंग एक देखने मिलेगी और मंदी या प्राइजेस के जो डाउनफॉल है वो काफी लिमिटेड हो सकती है। इसके साथ साथ जो कॉटन की आपने बात कही, उसमें थोड़ा और लेकलस्टर माहौल है, थोड़ी और 2 से 3%, मतलब यहाँ से और 3-4% की गिरावट हमें देखने मिल सकती है। उसके बाद अगर प्राइसेस स्टेबलाइज हो सकते हैं तो वहाँ पे हम कॉटन को रिव्यू करेंगे, लेकिन अभी कोई ऐसे माहौल नहीं है कि कॉटन में हम इमीडिएटली कोई तेजी की प्राइस राइज देखने मिल सकती है।
चलिए सरसों की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर सर, मस्टर्ड को लेकर क्या लग रहा है? जिस तरह की गिरावट यहाँ पे आई है, क्या अब इस खबर के बाद से अब कुछ रिकवरी या तेजी की संभावना बन रही है क्या मस्टर्ड में? हाँ, अभी मैं समझता हूँ जो भाव घटता आ रहा है उसमें एक रुकावट होगा, और ये जो सरकार का अनुमान है उत्पादन का, उससे मार्केट में लोग जानते हैं काफ़ी कम है। एक समथिंग लाइक 110 से 115 लाख टन से ज़्यादा नहीं है इसका उत्पादन। तो अभी ये बारिश के वजह से और भी थोड़ा कम हो सकता है फाइनल प्रोडक्शन एस्टिमेट। तो इससे अभी डाउनसाइड रिस्क काफ़ी कम हो चुका है। मैं इससे ज़्यादा भाव में गिरावट नहीं देख रहा हूँ। चलिए अब कुछ दर्शकों के सवाल ले लेते हैं, इसलिए कि सवालों का लंबा पाइलअप हो गया है। एक पहले दर्शक हमारे साथ गुगले हैं महाराष्ट्र से, इनका एक जेन्युइन सवाल है। नवनीत जी, आपसे ये मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ, गोल्ड ऑप्शन के मार्च की जो एक्सपायरी हो रही है आज, ये रोल ओवर करना चाह रहे हैं मई सीरीज में, लेकिन इनके जो ब्रोकर है ना वो इसे डिनाई कर रहे हैं। क्या ये लॉफुल होगा सर? नवनीत जी। नहीं जी, ये चाहे तो अपनी पोजीशन डेफिनेटली रोल ओवर कर सकते हैं। लॉफुल नॉन लॉफुल का इसमें कोई सवाल नहीं है। एज अ ब्रोकर आपको अगली कॉन्ट्रैक्ट में अपने क्लाइंट को बिल्कुल ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, और आज एक्सपायरी है करीब करीब 11:30 से पहले ये डिसीजन लेके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में रोल ओवर की पोजीशन जरूर बना सकते हैं। जी, आपको यही सलाह है कि आप वहां पर हेल्पलाइन नंबर से बात करें, वहां की टीम से बात करें, फिर वो कुछ सॉल्यूशन दे सकते हैं। ये अनलॉफुल नहीं है, वो आराम से आप अगले सीरीज में रोल ओवर कर सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ हैं, भोपाल से हैं विकास पटेल। ये जानना चाहें कि मूंग का प्राइस अप्रैल तक क्या हो सकता है। क्या लग रहा है दीपेन जी आपको, मूंग प्राइस को लेकर क्या तेजी की संभावना बन रही है क्या? हालांकि मूंग की कीमतों को अगर देखें इस साल तो अच्छी तेजी दिखी है, करीब करीब 17% की तेजी दिख रही है। जैसे मैंने बताया कि ये शुरुआत हो चुकी है प्राइसेस के बढ़ने की। हम आने वाले 6-7 महीने और भी अच्छे देख रहे हैं सभी पल्सेस के लिए, चाहे मूंग हो, उड़द हो, सभी दालें हो, उसमें हम सभी आइटम्स में काफी अच्छी तेजी का एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि एकदम इमीडिएट, देखिए क्या होता है कि एग्री मार्केट में प्राइसेस जब तक तेजी में नहीं आते तब तक प्राइसेस थोड़े साइडवेज और कंसल्टेशन में होते हैं। तो जिस समय का इंतजार कीजिए, जब भी वो मोमेंटम के साथ बढ़ना शुरू करेंगे तभी आपको इमीडिएटली प्राइस राइज देखने मिलेगी, लेकिन अगले 1 से 2 महीने आपको थोड़े साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने मिलेगी। सर आप क्या ऐड करना चाहेंगे मूंग प्राइस? बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ मूंग में ये जो क्वालिटी वेरिएशन है ज़्यादा है, क्योंकि ज़रा सा क्वांटिटी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, अच्छा गुणवत्ता का है, जिसका भाव एमएसपी से काफ़ी ऊपर है। और सम अदर क्वांटिटीज़ काफ़ी FAQ जो कहते हैं, फेयर एवरेज क्वालिटी से भी कम है उसका क्वालिटी, तो उसका भाव काफ़ी नीचे है। तो इसमें जो अंतर है अच्छा क्वालिटी और सब स्टैंडर्ड क्वालिटी में काफ़ी अंतर है। तो इट्स मगर सब माल तो खप जाएगा, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। मगर सरकार जो उड़द और तुअर का जो आयात मार्च 2024 तक खोल दिया है, मूंग का अभी तक कोई निर्णय हुआ नहीं है। और शायद मूंग का भाव और भी समझो बढ़ गया अप्रैल मई महीने में, जून महीने में, तो शायद उसका भी आयात खोल सकता है। ओके, चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल फटाफट से ले लेते हैं। इसके बंसल साहब है ग्वालियर से, जिंक में क्या करना चाहिए? भूपेश जी, जिंक में इनको क्या सलाह देंगे? आज तो सभी मेटल्स में गिरावट दिख रही है। जी नमस्कार सर। जिंक की बात करें तो जिंक का ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर नेगेटिव बना हुआ है अभी भी। जब तक मार्केट 257 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक इसमें बिकवाली की सलाह बनी रहेगी। नीचे में 254 और 253 के टारगेट भी संभावित रहेंगे। अब अगले दर्शक हमारे साथ है, दीपक साहू है, चांदी इन्होंने शॉर्ट कर रखा है 68,744 रुपए में। और एक और है, राज हैं अहमदाबाद से, इन्होंने भी शॉर्ट पोजीशन ही चांदी में बना रखी है। दोनों पूछना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। नवनीत जी क्या सलाह देंगे सिल्वर में? आज तो गिरावट भी है, इनके भाव के आसपास ही है, क्या ये रुक जाए शॉर्ट पोजीशन में? दोनों ही ट्रेडर्स मार्जिनल प्रॉफिट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अपनी पोजीशन इंटैक्ट रख सकते हैं जब तक 70,450 70,500 के ऊपर चांदी अब कन्विंसिंगली नहीं जाती है। एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो सकता है, और ऐसा लगता है कि भाव 68,000 उसके आसपास भी आ सकते हैं।
तो आप 70,450 के स्टॉप लॉस से अपनी शॉर्ट पोजीशन डेफिनेटली मेंटेन कर सकते अगले दर्शक है पवन है हिसार से, धनिया और ग्वार दोनों पर राय जाना चाह रहे हैं। भूपेश जी क्या सलाह देंगे इनको, कोरिएंडर पर और ग्वार पर? अगर पूरे एनसीडीएक्स की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा जो नाजुक कमोडिटी है वो अभी धनिया की कमोडिटी है। धनिया में मुझे अभी भी गिरावट समझ आती है। जैसे कि पिछले सोमवार की बात है, जब धनिया 7,250 के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा था, तभी भी हमने सलाह दी आपके चैनल पे कि धनिया में बिकवाली करनी चाहिए। 7,350 से 7,400 के भाव जो थे वो काफी स्टिफ रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे और अभी भाव 6,800 के आसपास आ चुका है। तभी भी मैं कहूंगा कि अभी इसमें जो गिरावट है वो जारी रहेगी और नीचे में 6,500 से लेके 6,450 तक के भाव आसानी से देखे जा सकते हैं। वहीं ग्वार की बात करें तो ग्वार में अभी मार्केट आने वाले कई सत्र के लिए मुझे लगता है कि 5450 से लेके और 5850 तक की एक रेंज में ट्रेड करने वाला है। आई थिंक नीचे में 5500 के आसपास हम बाजार में लेकर भी व्यापार कर सकते हैं और 5700 के आसपास बिकवाली करके भी काम कर सकते हैं। ओके, अगले दर्शक है मनीष है, कॉटन क्या 8,200 रुपए के ऊपर आएगा? चंद्रशेखर सर आपका आउटलुक कॉटन को लेकर क्या लग रहा है? मैं मानता हूँ कॉटन का जो अराइवल है, पिकिंग है, वो लगभग वो सीज़न ख़त्म हो चुका है और आगे जा कर के एक अनुमान अभी तो आया है कि एल नीनो हो सकता है, तो उसके वजह से कॉटन के जो भाव है मैं मानता हूँ विल रिमेन क्वाइट फर्म अंटिल मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून शुरू होता है तो तब तक तो मार्केट हैज़ टू रिमेन फर्म, ऐसा मेरा अनुमान है। अनुज गुप्ता हैं ग्वालियर से, जानना चाह रहे हैं कि 1 से 2 महीने में क्या चांदी नीचे की तरफ 66,000 रुपए तक आएगी क्या? दीपेन जी क्या लग रहा है चांदी को लेकर? 66,000 बहुत दूर तो नहीं है, 3,000 की बात है, क्या लग रहा है ये? जी डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं है, आपने राइटली पॉइंट आउट किया। और अगर गोल्ड में ऑल टाइम हाई से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको सिल्वर प्राइसेस में भी देखने मिल सकता है। ये पूरा दारोमदार इसी पे है कि 73,000 ऑन द हायर साइड इस बार क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। पिछले समय से पिछले पूरे साल में 3 बार 70,000, 70,200, 72,000 के आसपास प्राइसेस गए हैं और वहां से नीचे आए। तो इस बार भी हम वही दिक्कत देख रहे हैं कि 70,000, 72,000 के आसपास प्राइसेस जाते हैं, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डेफिनेटली 66,000 कोई बड़ी बात नहीं होती, आपको देखने मिल जाएंगे। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ अकोला से आनंद है, कॉटन सीड ऑयल केक और टर्मरिक, क्या इन दोनों में बाई करना चाहिए? भूपेश जी क्या लग रहा है, कॉटन केक और हल्दी दोनों में खरीदारी करें आज? पहले कॉटन केक की बात करूंगा। कॉटन केक का भाव अभी 2675 रुपए के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर कॉटन केक में बिकवाली करनी चाहिए। 2709 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। नीचे में 2630 रुपए और 2610 रुपए के भाव संभावित रहेंगे। वहीं टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक का बाजार अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। इस बाजार में जो कुछ भी होता है वो एक सिर्फ पुल बैक ही होता है। पिछले काफी दिनों से हमें देखने को मिल रहा है कि चार्ट का स्ट्रक्चर काफी खराब है। ऊपर में 7250 का हल्दी अभी क्रॉस करना काफी मुश्किल लगता है मुझे और आने वाले दिनों में 7,000 और 6,800 तक के भाव भी संभावित रह सकते हैं। अगले दर्शक है विशाल चौधरी हैं, बुल्ढाना महाराष्ट्र से, गेहूं, सोयाबीन और कपास अगले 1 महीने में कैसा रहेगा? चंद्रशेखर जी सर क्या लग रहा है गेहूं को लेकर, सोयाबीन को लेकर? कपास पे तो आपने बता ही दिया, गेहूं और सोयाबीन का क्या आउटलुक है सर? मैं मानता हूँ गेहूं में इतना बड़ा तेजी तो नहीं आएगा, मगर भाव घटने का भी बड़ा संभावना मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि बेमौसम बारिश है, उत्पादन कम हो सकता है और इनका जो प्रोक्योरमेंट जो शुरू होगा अगले महीने फ्रॉम 15 अप्रैल, तो हमें देखना है प्रोक्योरमेंट कितना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो इस सब के वजह से मैं मानता हूँ कोई बड़ा गिरावट गेहूं में नहीं आएगा, बट 2 महीने के लिए जून तक तो मार्केट एक दायरे में रहेगा। उसका बाद डिपेंडिंग ऑन कितना इन्होंने प्रोक्योर किया है, उसका बाद मार्केट विल टेक अ कॉल। अगले दर्शक हमारे साथ हैं सुब्रत सिन्हा हैं बंगाल से, सिल्वर मिनी और ग्वार दोनों पर राय चाहिए। भूपेश जी क्या राय है सिल्वर मिनी पर और ग्वार सीड पर और ग्वारगम पर? जी सबसे पहले सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर का बाजार अभी भी आज गोल्ड की तुलना में काफी मजबूत बना हुआ है। मुझे सिल्वर का बाजार जब तक
69,000 69,500 के नीचे नहीं जाता तब तक इसमें कोई मंदी नहीं करनी चाहिए। मुझे एक शाम के सत्र में आज पुल बैक आता हुआ समझ आता है, जिसमें भाव 70,300 लेके 70,690 तक के भाव शाम के सत्र में संभावित रहेंगे। वहीं ग्वार में अभी मैंने अपने विचार किए कि ग्वार का जो मार्केट है वो एक रेंज बाउंड जोन में ट्रेड करने वाला है आने वाले सत्रों में। 5,550 से लेकर 5,750 ये शॉर्टर टर्म की रेंज रहेगी। सिल्वर पर ही एक अगले दर्शक है, नाम उन्होंने नहीं भेजा है, प्लीज कोई भी अपना सवाल भेजे तो नाम और शहर का नाम भी भेजे ताकि आसानी होगी। उनका सवाल था चांदी पर ही, वो 2 लॉट उन्होंने सेल किया है 70,017 रुपए में, 70,000 के ऊपर की सेलिंग पोजीशन है, फायदा हो रहा है। नवनीत जी क्या करना चाहिए, बने रहें? विश्वनाथ जी, मेरा मानना ये है कि 70,450 70,500 के ऊपर अगर चांदी नहीं टिकता है तो वापस उसमें सेलिंग गहरा सकती है और 69 68,500 तक के स्तर आ सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि अपनी शॉर्ट पोजीशन मेंटेन करिए एंड 70,500 का आप स्टॉप लगा के रखिए। कन्हैया मथुरा से पूछ रहे हैं नवनीत जी, ये बोल रहे हैं कि क्या करें करंट लेवल पे, बाई या सेल? आपका नाम लेकर पूछ रहे हैं ये। जी, सोने में हमने देखा है कि लास्ट 3-4 दिनों में थोड़ा बहुत उथल पुथल देखने मिल रहा है और 60,000 के स्तर के ऊपर सोना टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आज के सत्र में भी करीब करीब 600 रुपए की नरमी के साथ फिलहाल ट्रेडिंग हो रही है। 58,800 850 के आसपास सेल करने की स्ट्रेटेजी रहेगी और 59,050 का आप स्टॉप लगाइए। नीचे में आपको 58,450 58,300 तक के भी स्तर देखने मिल सकते हैं, तो शॉर्ट पोजीशन होल्ड रखिए। ब्रॉडर आउटलुक गोल्ड और सिल्वर को लेकर चंद्रशेखर सर क्या है? हाँ, मैं मानता हूँ गोल्ड में कोई इतना जल्दी अपसाइड नहीं आएगा, क्योंकि मैं मानता हूँ डॉलर मजबूत ही रहना चाहिए और एक रेट हाइक होगा मई महीने में और शायद और एक रेट हाइक भी हो सकता है। यानी कि रेट हाइक का साइकिल अब समाप्त नहीं हुआ है, उसका दबाव हमें गोल्ड पर देखने को मिलेगा। मगर ऑन दी अदर हैंड बैंकिंग सेक्टर का जो क्राइसिस है उसके वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिल रहा है। इन्वेस्टर सेंटिमेंट अभी काफ़ी इट्स ए हेज अगेंस्ट अनसर्टनिटी, तो उसके वजह से गोल्ड को अब सपोर्ट मिल रहा है। मगर जैसे बैंकिंग क्राइसिस का कुछ समाधान निकला, सेंट्रल बैंकर्स ने उनका जो आजकल का रेगुलेटरी ओवरसाइट काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी अच्छा है। जो 15 साल पहले ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का समय जो उनका जो रेगुलेटरी ओवरसाइट था उससे बहुत बेहतर है आजकल, और बैंक्स आर वेल कैपिटलाइज्ड। तो इसके वजह से मुझे लगता है जो बैंकिंग क्राइसिस जल्दी से जल्दी सुलझा जाएगा और उसके वजह से गोल्ड का भाव में कमी आने का, डिक्लाइन, गोल्ड का भाव में करेक्शन आने का संभावना है। शुक्रिया सर, इसी नोट पर आपने वक्त दिया हमें और हमारे दर्शकों को समझाया। भूपेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नवनीत जी और दीपेन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष। नमस्कार।